शिक्षा का एक उद्देश्य है, चलो इस पर सवाल करेंगे हम आपसे। पहले हम शिक्षा के उद्देश्य पे बात करते हैं कि आप शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते हो। लेकिन जो मेन पॉइंट है जिस पे मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि गांव को उत्पादन बेस बना दिया और नगर को जो है वो बना दिया। आप इकोनॉमी को जरूर चेक करना है कि इंडिया टॉप इकोनॉमी ऑलरेडी थी, उसको बर्बाद किया गया और अब हमें दिखाया जा रहा है कि टॉप इकोनॉमी है। टॉप इकोनॉमी केवल तब होगी जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी जरूरत का हर सामान होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास। गरीब से गरीब आदमी भी, आपने अगर नोटिस किया हो आपके गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति जो सफाई करने का काम करता है, उसकी औरतों के पैरों में भी सोने और चांदी के जेवर वो होती थी। मैंने देखा है ये। मतलब हम सफाई के काम को कमजोर काम बोलते हैं ना, हम तो सबसे गरीबी का काम बोलते हैं। सबसे गरीब आदमी की औरत के भी हाथों में मैंने सोना और चांदी, गले में चांदी देखी है, सोना देखा है मैंने। और आज हमारा गोल्ड लोन पे पड़ा है फाइनेंस वालों के पास हमने प्योर ऑर्गेनिक खाते हुए देखा है पूरे गांव को। जिस लेवल का खाना हम उस दौर में खाते होते थे, अगर वो आज खाना पड़े तो 1.5 लाख से कम तनख्वाह में काम नहीं चलेगा। क्यों जी? तो इसका मतलब गरीब से गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाले के बराबर था, ऑलरेडी था। जो खाना वो खाते थे जिस तरह, अब आजकल तो ढाबे, बड़े बड़े ढाबे, ब्रांडेड ढाबे, कहते हैं चूल्हे की रोटी। अब तो हम खाते ही थे यार। फेस्टिवल पे वो अमेरिका वाले वो क्या बोलते हैं, वो वाले अंग्रेज क्या कहते हैं, बोला क्रिसमस चल रहा है, बोला उसमें क्या होता है, बोला पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। तो हम तो इकट्ठे रहते थे तुम लोग जिसको कह रहे हो फेस्टिवल, वो तो हम हर रोज होता था हमारा है। वो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी का कड़ा खर्चा है। इंश्योरेंस कंपनी का क्या खर्चा है? कहते बीमार हो जाए तो, कहते बीमार हो जाए तो पूरी फैमिली इकट्ठी रहती थी, पूरा परिवार समाज मिलके कभी किसी को बीमार होने नहीं दिया। अनाथ आपने अपने गांव में जाके पता करना, अनाथ नहीं मिलेगा शब्द आपको गांव में। उसको कोई ना कोई माँ बाप अपनाएगा उसको पक्का। ना कोई अनाथ मिलेगा, ना कोई विधवा मिलेगी, ना कोई ऐसा बुजुर्ग मिलेगा जिसके बच्चे नहीं है। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात एक ही है कि हम लोगों को इस पे काम करना है कि एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी क्या है। समझे ना? असल प्रॉस्पेरिटी पे काम करना है ना। एजुकेशन तो उसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल एजुकेशन तो वही है जो हमें देनी है भाई। जिंदगी कल एक बताया था कि आपने बताया था शायद कि आपने कहीं पढ़ा कि शिक्षा जीवन के लिए, किसने बोला था? है आपने बोला था, हाँ, कि भाई जो शिक्षा है वो जीवन के लिए होनी चाहिए। अब वो जीवन के लिए तो यानी जीवन का कोई भी पहलू शिक्षा के पहलू से फिर इसका मतलब छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए तो फिर आपके एजुकेशन में वो इंजीनियरिंग और वो, अब देखो ना, इंजीनियर आए हैं तो पुल जो है वो 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में गिर जाते हैं। और जब इंजीनियर नहीं थे, हमारे अनपढ़ वाले इंजीनियर थे, उनके बनाए हुए 200 साल के, 1000 साल के किले भी चल रहे हैं। तो कौन होगा बढ़िया इंजीनियर? रेल के पुल हैं ये हमारे वालों के बनाए हुए तो चल रहे हैं अभी 100 साल से, 200 साल से। वहाँ तो हेरिटेज बना दिया उनको तो जगह को। और जो इनके बनाए हुए हैं ये कहते हैं अभी तो इतनी स्ट्रेंथ है, अभी तो गिर जाएगा। मान लो हम कच्चा घर बनाते हैं, कच्चे घर से में लकड़ी लगेगी और मिट्टी लगेगी, है ना? लकड़ी और मिट्टी लगेगी, कच्ची ईंटें लगेंगी, वो भी कभी मिट्टी में मिल जाएंगी। तो जब वो टूटेगा तो एनवायरनमेंट का नुकसान कितना? 0। और ये सीमेंट वाला घर बना दिया हमने, मान लो सीमेंट वाला घर, सीमेंट की मजबूती, हाईएस्ट मजबूती कितने दिन की होती है? 100 ईयर्स सीमेंट की है? 30 साल, वो बोल रहे हैं 50 साल। मैं आपको बता देता हूं, सीमेंट की बनाई हुई किसी भी चीज की हाईएस्ट स्ट्रेंथ 28 दिन तक होती है। 28th डे सीमेंट का कोई भी बना हुआ स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मजबूत होता है।
28th डे के बाद वो हर डे कमजोर होता है। ये आप पढ़ना। और जब वो सीमेंट का बनाया हुआ स्ट्रक्चर जब ढहाया जाएगा, जब वो खत्म होगा, तो वो सिवाय पोल्यूशन के कुछ नहीं होता। यानी सीमेंट बनने में भी पोल्यूशन, सीमेंट का घर भी पोल्यूटेड, रहने वाले लोगों का दिमाग पोल्यूटेड, और फिर मरने के बाद भी पोल्यूटेड। ठीक है? इसका मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, टोटल पोल्यूशन, टोटल नुकसान, समाज का खत्मा। ठीक है? और वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इसलिए हमको ऊपर बनाना पड़ता है। इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ फ्रॉड स्टेटमेंट। आज भी इस धरती पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 2400 करोड़ लोग हो जाएं तो भी हर आदमी के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। आज भी 3 गुना भी पॉपुलेशन हो जाती है इस मौजूदा पॉपुलेशन से तो भी, और इससे ज्यादा पॉपुलेशन अब हो नहीं सकती क्योंकि अब ये घटनी है। मेरे दादा की जो 8 औलाद थी, अब वो 8 औलाद धीरे धीरे जब जाएंगी तो आपके दादा की भी जो 8-8, 7-7 थी, तो ये 7 हिस्से तो खटाक 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 जाएंगे। यानी एक एक घर से 7 जाएंगे ना, फिर आगे हमारी जाएगी, तो हमारे तो एक एक है खाली सबके, तो थोड़े से रह जाने, ऑटोमेटिक ही थोड़े रह जाने। ये पॉपुलेशन की ग्रोथ का ट्रेंड रहता है हमेशा। जब आदमियों की जरूरत होती है हम ज्यादा पैदा शुरू करते हैं, जब नहीं जरूरत होती है तो हम कम पैदा करना शुरू कर देते हैं। और ये यही ट्रेंड हो, कुछ पॉपुलेशन ज्यादा कम का कोई खेल नहीं होता, ये आपके दिमाग को पॉल्यूट किया जाता है। वो कौन कहते हैं, अभी वो नफरत फैलाने वाले लोग क्या कहते हैं कि मुसलमान जो है वो औलाद ज़्यादा पैदा करते हैं और तुम्हारे थोड़े दिनों के बाद उनका राज आ जाएगा और तुम लोग जो है पीछे रह जाओगे, अब देख लेना तुम, ये मुस्लिम कंट्री बन जाएगा, वो बन गया, वो बन गया, वो बन गया, फलाना फलाना ढिमकाना बन गया, है ना। मुस्लिम कंट्री क्यों बनाए जाते हैं, किसी को आइडिया नहीं है। मुस्लिम कंट्री इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर भारत में मुसलमान रहते हैं तो भारत के मुसलमानों में अगर आज पिछले दौर में, वैक्सीनेशन के दौर में, अगर कोई कौम खड़ा होकर के अपने धार्मिक आधार पर खड़ी हुई कि हमको वैक्सीन नहीं लेना है, तो वो मुस्लिम कौम थी। एक अकेली कौम थी जो इनके ब्याज वाले प्रोपेगेंडा में नहीं फंसी, वो अकेली मुस्लिम कौम थी जो स्किल बेस काम करती है। आज भी तुम्हारा खाना भीख का नहीं चाहिए, हम अपने हाथ से कमा लेंगे, जितने ज़्यादा कारीगर होंगे वो मुसलमान कौम में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है? तो उनके लिए आदमी जो है वो एसेट है। अगर उनके घर में 8 औलाद पैदा होएंगी तो वो 8 दिमाग हैं और 16 हाथ हैं, वो उनके ऊपर बोझ नहीं है, वो उनके आमदन का साधन है। और अगर बाहर का आदमी अटैक करे तो उसके लिए वो सेना है। तो मल्टीपल यूज है उन आदमियों के वहां पर, समझ गए ना, वो मल्टीपल यूज कर रहे हैं वो। और यही काम गांव के अंदर रहने वाले हर उस व्यक्ति का है जो स्किल बेस काम करता है। आप अपने गांव में भी जाओगे तो गांव का जो सबसे गरीब आदमी है, जिसको कोटे से राशन मिलता है एक आदमी का 5 किलो, अब वो कहता है कि अगर 8 आदमी होंगे तो 40 किलो मिलेगा, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। वो कहता है कि अगर इतना आदमी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कमा के लाएगा, तो वो ज़्यादा पैदा करेगा। तो आज भी हमारे गांव में गरीब आदमी, जिसमें आने वाला शरीर कमा रहा है, उसमें ज़्यादा बच्चे हैं उस घर में। ये कौम पे निर्भर नहीं करता है, ये उस परिवार की ज़रूरत पे निर्भर करता है। वो परिवार किसी भी कौम का, किसी भी पंथ का, किसी भी जात का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब घर के अंदर सारे कमाने वाले हैं तो ज़्यादा पैदा करो, क्या दिक्कत है। लेकिन घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले ज़्यादा हैं, तो आपको फिर कम पैदा करने पड़ेंगे ना। स्किल बेस काम कर रहे हो तो आपके ज़्यादा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा रचा है अपनी पॉपुलेशन कम करने के लिए। हमारी लड़कियों को ये कहा कि तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा बच्चे पैदा करने से। असल में बच्चे ना पैदा करने से शरीर खराब होते हैं। ठीक है, रियलिटी ये है कि अगर बच्चे पैदा ना हो तो मतलब औरत, मतलब लड़की कभी औरत बनेगी ही नहीं।
वो बॉडी में थोड़े दिनों के बाद आप देखना, जो अनमैरिड लेडीज़ हैं, अनमैरिड जो लड़कियां हैं, वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, उनको आप देखना कभी। बहुत बहुत है हमारी फैमिलीज में, वो केवल दूसरों के परिवारों को बर्बाद करने में ही लगे रहते हैं, उनका काम ही है। सारे नहीं वो तो देखो, शादीशुदा आदमी की फ्रस्ट्रेशन में और अनमैरिड की फ्रस्ट्रेशन में आप वो देखोगे, उसका टाइप भी अलग है। उसकी फ्रस्ट्रेशन के टाइप, उसके जो एंगर का जो टाइप है, उसका जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल अलग है टोटली। उसको बहुत ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल कब होती है लड़की? 16 साल की उम्र में। तो इन्होंने क्या किया कि इनके परिवार अगर बर्बाद करने, यानी अगर 16 साल की उम्र में लड़की अगर बच्चा पैदा करने लायक हो जाती है, और अगर वो 17 या 18 साल की उम्र में कोई भी बच्चा पैदा करती है, तो वो हेल्दी रहेगा, मजबूत रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और जब तक उसकी माँ बीमार होने की पोजीशन में जाएगी, अभी हमारे को देखो, आप ये बोल रही है 20-21 साल की उम्र में माँ बन गई थी पूनम, तो अभी हमारा बेटा हो गया जवान, मेरी जवानी में ही हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो अब हमारा कहाँ हो, ठीक है। तो अब हमारे को कुछ हो जाए तो संभाल लेगा, मेरे को कुछ हो जाए अपने आप संभाल लेगा, कोई टेंशन नहीं ना। क्या इशू है? वो अभी तो ये कल्चर बनाया जा रहा है ना, आपकी लड़कियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि शरीर खराब होता है तो तुमने करियर बनाना है। करियर बनाने का मतलब क्या है? तुमको प्राइवेट कंपनियों की गुलामी करनी है, तुमको शहर में जाकर बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीनी है, सुट्टे मारने हैं, दारू पीनी है, यही तो कर रही हैं लड़कियां। आप तो इंजीनियर हो, देखो जाके मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाली लड़कियां क्या करती हैं, और उसको कंपैरिजन में क्या कहती हैं कि लड़कों का करना जायज कर दिया तुमने। हमने ये नहीं कहा कि उनका करना जायज है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप उनके जैसा काम करोगे तो उनके जैसा माइंडसेट, जो उनके जैसा बर्डन आएगा, तो उस बर्डन को रिलीज करने के उन्हीं के जैसे रास्ते निकालोगे। तो जैसे आदमी कोठे पे जाया करता था, तो तुम अपने घर में कोठा खोल लोगी फिर, इसका मतलब तो इसका तो ये मतलब निकाल रहे हो ना, अगर तुम उसके बराबर करने जा रही हो। इट इज नॉट कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको देखना है आपके समाज की, आपके परिवार की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है ना। तो वो आपके माइंडसेट को इस तरह से तैयार कर रहे हैं। अब हमको अपना माइंडसेट तैयार करना है कि कल को हमें अपना गांव तैयार करना है फॉर एग्जांपल। तो अपने गांव को तैयार करने के लिए आपके लोगों के साथ जब आप बातचीत करोगे, तो आपको सारी तरह के लोग मिलेंगे। वहाँ आपको प्रोग्रेसिव भी मिलेंगे, वहाँ कंजर्वेटिव भी मिलेंगे, वहाँ आपको फेमिनिस्ट भी मिलेंगे, वहाँ आपको मतलब पैसे को पीर कहने वाले लोग भी मिलेंगे, वहाँ आपको असली धन को जानने वाले भी मिलेंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप जाओगे तो आपको बातचीत करके सबसे पहले आपको उन लोगों की माइंडसेट का पता चलेगा, और माइंडसेट का पता चलेगा तभी तो आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। अब मैं अगर मोटे तौर पर, मैं ज्यादा नहीं कहता, अभी तक तो मैंने बहुत बड़ा ब्रॉड में आपको अभी कुछ मतलब वो नहीं दिया, अभी हम केवल डिस्कशन मोड पर ही हम लोग कल से चल रहे हैं। मैं सिर्फ डिस्कशन मोड पे ही अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैंने अभी कोई बात नहीं कही रही इस बारे में, लेकिन अगर प्रोफेसर साहब को मैं एक बात पूछता हूँ कि भाई अगर आपकी जो अभी आप जब आप स्कूल में जाते थे और कल की तारीख से पहले की सोच, और सिर्फ एक ही दिन किया, अभी आपने पर्सनल स्टडी नहीं किया है लेकिन चीज़ों को जाना है, आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? या आपको लगता है कि आज की जनरेशन को ये बातें आप अपने को लेके बोलना है, बाकी लोगों को समझ आए कि नहीं, अपने को बोलो कि क्या आपकी सोच में कोई बदलाव आया? हाँ सर, मेरे जो सोच है मतलब वो मतलब बदल सा गया, क्योंकि मैं जो आपसे सुना हूँ कि हिस्ट्री बुक्स में जो लिखा गया है वो एक मतलब प्रोपेगेंडा को मतलब चलाने के लिए, मतलब सिर्फ आपने जो एक बात कही, मतलब ट्रूथ इज़ फॉर एवरीवन, इज़ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। हाँ, सो जो प्रोपेगेंडा है तो वो तो मतलब सबको मतलब नुकसान कर रहा है, और जो मतलब वेल्दीएस्ट है, रिचेस्ट है, उनको मतलब सिर्फ प्रॉफिट दे रहा है। तो इस बात से मैं सहमत करता हूँ कि मतलब जो मतलब हम पढ़े हैं तो उसको मतलब जो पढ़े वो सब झूठ है। जो मतलब अभी जो मतलब जो नया एडुकेशन मतलब अगर कोई होगा तो वो से मतलब नया जो मतलब पॉइंट इज कि आपने क्या अगर आपको ये बात समझ में आ जाए
तो आप नौकरी की तरफ दौड़ने की बजाय अपने गांव को सुधारने की दिशा में काम करने की सोच सकते हो, या अभी भी आपको प्रोफेसर ही बनना है? नहीं, तो हम मतलब गांव में जाकर भी मतलब बच्चे को अगर बोले कि मतलब तुम जो कर रहे हो ये मतलब सही नहीं है, मतलब उनके जैसा मत बनो जो शहर में रहते हैं, तो ये एक हम मतलब कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आपको नौकरी करने की इच्छा खत्म हो गई है आपकी? है मतलब पहले जैसा नहीं है मैं ये क्यों बोला, अभी मेरे ख्याल से पहली बार ही आप पब्लिक में बोले होंगे जितना मैं समझा, और पहली बार बोले हैं, और इन्होंने अपने जीवन में टारगेट लिया हुआ था कि मुझे प्रोफेसर बनना है बड़ा होकर के। वो सारे सपने हमने इनके चकनाचूर कर दिए हथौड़े मार मार के। तो अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि करूँगा क्या अगर प्रोफेसर नहीं बनूंगा तो। अभी तक तो टारगेट तो था, वो तो तोड़ दिया, अब बनाऊँ क्या, करूँ क्या, वहाँ कन्फ्यूजन है। और वो कल तक क्लियर ही हो जाएगा। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमारा एक ही दिन है, तो हमको पता लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर थे। वह मान लो आपको यहाँ आना है, इस इवेंट के लिए आना है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि आप लोग चलते चलते रास्ता भूल गए और बहुत आगे चले गए, तो क्या करोगे? अब आप कहोगे ना भाई अब तो आगे आ गए, अब नहीं पीछे जाएंगे, यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे ना। और असल में हर सोल को यानी हर व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए आखिर में, क्या? रेस्ट इन पीस। आखिरी लाइन ये होती है किसी भी आदमी के लिए, रेस्ट इन पीस। यही होती है ना हर व्यक्ति के लिए। जो यहां से निकल जाता है उसके बारे में सारी दुनिया बस एक ही दुआ करती है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अगर उसकी आत्मा को शांति यहीं मिल जाए, वो आदमी अपने आप को मरा हुआ यहीं मान ले, या वो अपने आप को ऐसी जिंदगी जिए कि वो पीस में है, तो जब वो जाएगा तो सब लोग ये कहेंगे यार बहुत आनंदित आदमी था, पीस में था, उसको किसी चीज की, उसके लिए कभी दुआ नहीं करेंगे कि रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस करते ही कमीनों के लिए है। क्योंकि उन पर यकीन ही नहीं होता, वो ये दुआ मांग रहे होते हैं कि हे भगवान उसको दोबारा मत भेजना यार, उसको पीस में वहीं रख। वरना जो आदमी सही पीस में होता है उसके लिए तो बार बार के ना पीस में नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा नानक ने कहा था, अगर उनके बारे में आपको पता हो, तो वो उनके साथ में उसके कुछ चेले चला करते थे। तो वो कहीं गया किसी गांव में, तो उस गांव में सारे के सारे बदमाश और गुंडे टाइप के लोग थे। तो कहने लगे कि वो बाबा को देखते ही गालियां देने लगे। जो पैसे के पीर होंगे ना, वो जब आप लोग जब गांव की समृद्धि की बात करेंगे तो वो वही करेंगे कि ये तुम्हारा ब्रेन वॉश करने आए हैं। वो ऐसा बोलेंगे। तो वो बाबा नानक को गालियां देने लगे। तो बाबा नानक ने उनको कहा, जूंदे बसते रहो, हैं, इकट्ठे रहो, मिल के रहो, जूंदे बसते रहो, कह के आगे बस गए। तो आगे गए तो एक वो बड़ा किसी और चलते चलते किसी गांव में गए। 5-4 दिन के बाद, मतलब गांव की विजिट चलती रहती थी, तो एक किसी गांव में ऐसा हुआ कि सभी लोग धर्मात्मा किस्म के थे, अच्छे लोग थे, मतलब वो सबकी भले का सोचते थे, सभी के बारे में बढ़िया बातें, अच्छी अच्छी बातें करना, ज्ञान की बात ली। तो जब पूरा ज्ञान, पूरा सत्संग सुनने के बाद जब बाबा नानक आगे बढ़ने लगे तो पूरे गांव को आशीर्वाद दिया कि परमात्मा करे तुम सब उजड़ जाओ। तो उनके साथ में जो उनके साथ चलने वाले जो उसके शिष्य थे जो हैं, उन्होंने उनको बोला कि बाबा आपने जो गंदे आदमी थे उनको तो बसने का आशीर्वाद दिया और जो अच्छे लोग थे उनको उजड़ने का दिया। उनको बोला कि परमात्मा ने अगर धरती को स्वर्ग बनाना है, अगर धरती को अच्छा बनाना है, तो जो निकम्मे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो चोर हैं, करप्ट हैं, नीच हैं, वो इकट्ठे रहकर एक जगह पे पड़े रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। और जो अच्छे लोग हैं वो उजड़ेंगे तो कहीं जहाँ जाएंगे वो खुशियाँ ही फैलाएंगे। खुशबू वाली चीज़ तो जहाँ जाएगी फैलाएगी। तो एक जगह इकट्ठे हैं तो वो खुशबू सारी इकट्ठी यहीं हो जाएगी, तो इससे बड़े क्या फ़ायदा। इनको अलग अलग ले जाओ ताकि जहाँ जाएँ वहाँ अच्छी चीज़ फैलाएँ। तो आप लोग जहाँ जाएंगे वहाँ अगर ये बात फैलाना शुरू करेंगे तो वो फिर वो आपको लगेंगे गालियाँ देना, तो कह देना तुम जोंदे रहो, बसते रहो, यहीं रहो। हमको उजड़े हुए लोग चाहिए, हम सारे उजड़े हुए ही हैं वैसे, ठीक। तो
अब जिनका ये काम है, जो समाज को जगाने का काम है, एक्चुअली उनका उजड़ना बहुत ज़रूरी है। वो अगर एक जगह पर एस्टैब्लिश हो जाएं, तो जैसे मेरी पत्नी मुझे बोलती है घर बनाना है, तो घर बनाने का मतलब तो बसना है। एक जगह बसने में समाज का नुकसान है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ना बसना सबसे बढ़िया है, ताकि वो बात दूर दूर तक जाए। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि फ्यूचर में आपको इस बात के लिए नहीं करना है। मैं भी अगर जिस दिन पहले दिन चला था, वो इसी तरह की बात नहीं करता था जैसी बात मैं आज कर रहा हूँ। पहले मैं कोई एक टॉपिक पे बात करता था, फिर उस टॉपिक को मैंने देखा कि इस पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही हैं, तो कोई और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। फिर देखा कि फिर और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, और टिल डेट मतलब 7 साल से तो कॉन्टीन्यूसली इस प्रोसेस में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमको रोज़ नई चीज़ें ऐड ऑन करने को मिल रही हैं। और क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरफ का है, तो हमें करना तो वही सब है जो उस दिशा में जाए, जो हमारा पर्पज़ है एक्चुअली। बट उसमें जो जो रुकावट आती जाएगी वो होता जाएगा, उसके ऊपर काम करते जाएंगे। सोल्यूशन होगा मिल करके करने के लिए पहले समझ बनना ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। हम अपनी समझ को डेवलप कर रहे हैं कि वाकई में हम लोग सही दिशा में हैं या गलत हैं। जब हमें पता चल जाए, देखो जब तक आपके दिमाग में डाउट है तब तक संकल्प मत लेना कि भाई हम सही है कि गलत है। जैसे अभी आपने बोला कि यार अपना तो कल का दिमाग कदा ही हो गया, अपन तो बिल्कुल ही दिमाग खराब ही हो कर दिया आपने तो हमारा। अब दिमाग खराब तो हो गया, अब कंफ्यूजन की स्टेट है। अब कंफ्यूजन की स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से अब आपको तय करना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। क्योंकि जिस रास्ते पर हम हैं ये टफ है, लेकिन मजा आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब जिस रास्ते पर हम काम कर रहे हैं ना, इट इज टफ, लेकिन आप हर पल एंजॉयमेंट में रहोगे। लेकिन जिस रास्ते पर आप हो ये इजी है, लेकिन पूरा दिन टेंशन और डिप्रेशन है, पूरा दिन दिमाग खराब रहता है, पूरे परिवार में कोई प्रेम नहीं है, कहीं समाज में कहीं इज्जत नहीं है, हमें पता ही नहीं, जिंदगी का मकसद नहीं पता है, और रात को फिर दारू पी के सोना पड़ता है क्योंकि शांति नहीं है। और रेस्ट इन पीस फिर कभी कभी हो ही मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ उनको हमेशा इस बात का खतरा रहेगा। अब मैंने मतलब पिछले 2 साल से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बंद कर दिया कि अब हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है, नाउ आई डोंट नीड एनी हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो मैंने कभी का 2012 में ही बंद कर दिया था, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस मीन्स कि आप परमात्मा को कह रहे हो कि हे भगवान कहीं मैं मर जाऊं तो कहता है अच्छा मरना चाहते हो, चले मार देते हैं भाई। क्योंकि मरते वही हैं जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ज़्यादा बुरा हाल होने का होता है। और फिर दूसरा बात मैंने एक चीज़ सोची है कि बजाय इसके कि लाइफ इंश्योरेंस से इकट्ठा पैसा दे करके जाओ, जिन जिन पेरेंट्स ने करोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, करोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया, बाप जब मरता है तो करोड़ों रुपए जब घर में आते हैं तो फिर 2-3 काम होते हैं। या तो उसकी बीवी के आसपास मतलब उसके देवर या उसका कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा मंडराने लगता है और उसको लेके भाग जाता है, ठीक है, वो किसी लायक नहीं रहती, या क्योंकि पैसा चाहिए उसको दूसरे वाले को, या और वो पूछ लेती है भैया ये पैसा आया है 1 करोड़, इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें तो पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है। बोला अच्छा मुर्गी फंसी है, ले भाई तेरा मैं करवाता हूँ इन्वेस्ट, ठीक है। या तो वो ये होता है, या फिर जो उसका लड़का बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो वो फिर निकलते ही स्कॉर्पियो लेके आता है, फिर बंदूक का लाइसेंस भी बनवाता है, ठीक। और फिर उसका क्या हाल होता है वो सब देख रहा हूँ मैं, आसपास आप लोग भी देख रहे होंगे ना। अचानक से आया हुआ पैसा जो आपने नहीं कमाया है वो आपके परिवार को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करता है। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने की परिकल्पना कर रहे हैं कि मान लो हम में से किसी एक के परिवार में कुछ हो जाता है, अब हम अगर निकम्मे हैं तो बेशक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी, ना अगर हम काम करने में सक्षम है और कर सकते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को काम नहीं मिलेगा, नहीं। और काम करके कमाए तो टेंशन खत्म। क्या 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 बॉदरेशन है फिर, किस चीज़ के लिए आपको प्लान करना है बहुत बड़ा सा। सो संग्रह करके दे के जाने का मतलब क्या है एक्चुअली, क्योंकि दिस इज़ अ वर्कशॉप फॉर पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। तो
पैसा इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि या तो आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है कि आपकी औलाद खुद से कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या आप अपने को जस्टिफाई करना चाहते हो कि मैंने तुमको क्वांटिफाई करना चाहते हो अपने प्यार को। जो आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप उसको क्वांटिफाई करना चाहते हो, आप उसको सामान में तब्दील करके उसको देना चाहते हो, विच इज नेवर पॉसिबल, जो कि सही नहीं है और संभव भी नहीं है। आप अपनी भावनाओं को अपने बच्चे को क्वांटिफाई करके नहीं बता सकते। आप कैसे साबित करोगे कि आप उससे प्यार करते हो? क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते? तो क्या चाहिए बेटा तेरे को, बता क्या चाहिए? तो चाहिए क्या? मेरे को मोबाइल चाहिए। तो कितने वाला चाहिए? 10,000 वाला चाहिए। तो जिसके बाप ने 20,000 का दिला दिया वो ज़्यादा प्यार करता है, जिसके बाप ने 50,000 का दिला दिया वो ज़्यादा करता है। आपके बच्चों को खाने के लिए जो सामान, अब कौन, जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को जस्टिफाई करने के लिए फिर क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, उसके लिए बाजार से कुछ लेकर जाते हैं, या फिर उसके लिए उसको जाने के बाद बोलते हैं क्वालिटी टाइम देते हैं। तो क्वालिटी टाइम में वो क्या करते हैं? या तो शाहरुख खान को मजबूत करते हैं, उसकी फिल्म देखने जाएंगे, या किसी मॉल को मजबूत करते हैं, उसको शॉपिंग ले जाएंगे, या किसी खाने वाली कंपनी को लेके जाएंगे कि उसको पिज़्ज़ा बर्गर कबाड़ खिला के लाएंगे। वो उसको कंपनसेट करते हैं अपने गिल्टी कॉन्शियसनेस को कि मैं उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो चलो चीज़ों से उसको पूरी करता हूँ। और आप कभी चीज़ों से अपने बच्चे की उस फीलिंग को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सम पीपल से कि चलो बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो कैसा टाइम देना चाहिए? इट्स अ बिगर क्वेश्चन। कैसा टाइम? मतलब सिर्फ उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना, या उनके साथ, है ना? अच्छा, बातें करते हैं जब हम पेरेंट्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो अपने बच्चों से बातें करते हैं ना, तो बातों में यही पूछते हैं कितने नंबर आए, तुम्हारे फ्रेंड क्या करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो बातें कम हो जाती है, ज्ञान का सेशन ज़्यादा हो जाता है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। आपका क्या है? क्लास शुरू हो जाती है, वो सेशन शुरू हो जाता है। वो सेशन लेने थोड़ी आया था, या आपने तो क्वालिटी टाइम देने की बात कही थी, आप तो सेशन लेने लगे हैं। हम मतलब अगला कुछ सुनाने लगता है, उससे पहले बीच में रोक के उसको सुनाने शुरू हो जाते हैं। अगला कुछ शेयर करना चाहता है, हम लोग अपना ज्ञान झाड़ देते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अगली बार वो शेयर भी नहीं करेगा। फिर भाई जैसे कई पेरेंट का एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है ना। बच्चा झूठ बोलना इसलिए झूठ नहीं बोलता है कि हम सिखाते हैं। असल में बच्चा झूठ तब बोलता है जब उसे पता भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब उसे नहीं मालूम है कि आपने उसको झूठ बोलना सिखाया है। एक्चुअली बच्चा झूठ केवल तब बोलता है जब उसे सच बोलने की कुछ सजा मिलती हो। डर के, शर्म से, प्यार में भी झूठ बोलता है बच्चा। कई बार अपने मम्मी पापा को खुश रखने के लिए भी झूठ बोल देता है कि इनको दुख पहुंचेगा, इसलिए भी झूठ बोल देता है। और जब बच्चे ने पहली बार सच बोला था तो मम्मी पापा ने उसको ज्ञान देना चालू कर दिया, तो अगली बार नहीं बोलेगा वो कि यार ये वाला लेक्चर नहीं चाहिए। पहली बार जब सच यानी उसको सच बोलने पर जिस दिन टोका जाएगा या उसको सुनाया जाएगा, उसके बाद वो सच बोलना बंद कर, फिर वो वैसे बोलना शुरू कर देगा जैसा आपको पसंद हो। और चूंकि वो बात वैसी नहीं है जैसा वो बोल रहा है, वो बोल तो आपको खुश करने के लिए रहा है या आपके लेक्चर से बचने के लिए रहा है, बट एक्चुअली वो चीज कह रहा है जो एक्चुअल नहीं है। तो जो चीज नहीं है और वो कर रहा है या कह रहा है तो वो झूठ है, उसको हम ऐसा बोलते हैं। दूसरा कारण क्या है झूठ बोलने का? जो आपने बोला कि वो देख रहा है कि उसके मम्मी पापा भी खूब बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा कारण क्या है झूठ बोलने का? है तीसरा एक कारण होता है जब बच्चे को, झूठ कौन बोलेगा पता है? हाईली इंटेलिजेंट
और क्रिएटिव बच्चा ही शानदार झूठा आदमी होता है जो अगले को बिल्कुल यकीन दिला दे। क्रिएटिव, ऑरेटर, पब्लिक लीडर या ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले को आंख में आंख डाल के झूठ बोलते, कॉन्फिडेंट आदमी झूठ बोलता है, बढ़िया। जिसका झूठ पकड़ा नहीं जाता है वो फिर बोलता रहता है, जिसका पकड़ा जाता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है कि यार अपने बस का काम नहीं है ये। लेकिन वो आदमी बार बार झूठ बोला है जो बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि क्रिएटिव आदमी के पास अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आइडियाज हैं, वर्ड्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंस के आगे मतलब सामने वाला सोचता है यही सच ना बोल रहा होगा ही इसीलिए जब बच्चे ने कोई गलती करी और उसको बोलेंगे कि तुमने उठाए थे पैसे, नहीं मैंने नहीं उठाए, तो जोर से बोलेगा ताकि वो कॉन्फिडेंट दिखे कि मैं, अब सामने वाला सोचता है यार इतना कॉन्फिडेंट से कर रहा है तो शायद ठीक ही होगा। अब हमने 3 कारण बताए आपको झूठ बोलने के। अब जो माँ बाप आपके पास आया है उस प्रॉब्लम को लेके कि मेरा बेटा झूठ बोलता है, तो बिना कारण को ढूंढे आप उसकी चीज को रेमेडी कर दोगे? आपको पहले कारण जानना पड़ेगा ना कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, उसके अलावा उसके बाद आप बोलोगे। तो उसके लिए आपको फिर उस पेरेंट को भी समझना पड़ेगा, उस पेरेंट के माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा। उस पेरेंट के माइंडसेट को समझ के फिर आप पेरेंट के माइंडसेट को नहीं बदल सकते, यहां प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी परवरिश हो चुकी है। अब वो अपने बच्चे के लिए तो अपने आप को बदल लेगा, बट वो आप कहोगे कि तुम झूठे हो इसलिए तुम्हारा बच्चा झूठ बोलता है, वो आपको यकीन नहीं करेगा, वो कभी नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं मानेगा कि मैं कमीना हूं, असली कसूरवार मैं हूं। मतलब आपको ये मानकर चलना है कि आपको पता भी लग जाए कि आपके सामने बैठा पेरेंट गलत कर रहा है, इवन देन आपने अपनी काउंसलिंग के आखिरी स्टेटमेंट तक उसको गलत साबित नहीं करना। ये गलती कभी मत करना, आप करेक्ट नहीं करना है उसको, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं करना है। पेरेंट जो बोल रहा है वो सच है, बस सच मान के चलो। और आपके पास फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो बाद में फिर आपके वाली बात को सच अपने आप मान के जाए। मेरी काउंसलिंग जब हम करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि मैं बिना कहे बता देता हूं कि सबसे बड़े नीच आदमी तुम ही हो, तुमने ही अपना बच्चा खराब कर रखा है, ठीक है। अब उसको समझना, अगले वाले के को समझना आना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप ये वाली लाइन सीधे सीधे किसी को बोल दोगे तो वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मन से पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि देखो, मैं अगर आपको बोल दूं कि तुम नीच आदमी हो तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ जबान पर दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर यहाँ दिमाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं ऐसे नीच आदमी तू, फिर शायद थोड़ा सा लगे कि सच्ची में नीच बोल रहा है, भावनाओं को लेंगे। तो दूसरा जो आपका टास्क है यहाँ पर वो ये है कि अपने अंदर क्या डेवलप कर लेना है, इमोशनलेसनेस डेवलप कर लेनी है। सामने वाले की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो तो भी आपको स्माइल करने की आदत डाल लेनी है। आपको उसी टाइम प्रूव नहीं करना है,